जीने का प्रयास मत कर। किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत कर। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो। जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने, पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है, करेगी। अच्छे कर्म अच्छे ही फल लाते हैं। मैं गाथा सुनाता हूं। एक बार मार्ग में एक विषैला बिच्छू देखा जो नदी के पानी में डूब रहा था। ब्राह्मण उसे बचाने के लिए पानी से बाहर निकाल लेता है। बिच्छू उसे डंक मार देता है। ब्राह्मण को पीड़ा से तड़प उस बिच्छू को छोड़ना पड़ता है जो पानी में फिर से जाता है। उसे मरता देख ब्राह्मण उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। बिच्छू फिर से उसे डंक मार देता है। ब्राह्मण के निकट खड़े शिष्य ने विस्मित होकर उससे पूछा, गुरुवर, आप इतने ज्ञानी हैं, ये जानते हुए कि बिच्छू की प्रवृत्ति डंक मारने की है, आप उससे खेल रहे हैं। ब्राह्मण कहा, मैं उसे मरने से बचा रहा हूं। शिष्य ने फिर कहा, किंतु वो एक बिच्छू है, वो आपको फिर भी डंक ही मारेगा। तब ब्राह्मण ने कहा, यदि वो एक बिच्छू होकर अपनी डंक मारने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता, तो मैं एक मानव उसे बचाने की प्रवृत्ति कैसे छोड़ सकता हूं? आचार्य, आप सदैव यूं खुले में साथ साथ पैदल घूमने को इतना महत्व क्यों देते हैं? पृथ्वी, आकाश, वन, मैदान, झील, नदियां, पहाड़ और सागर, ये सब हमारे श्रेष्ठ शिक्षक होते हैं। हमें इनसे पुस्तकों से भी अधिक सीखने को मिलता है। बस हमें सचेत होकर इनके बीच घूमने की आवश्यकता होती है। दूसरे सब जब युद्ध में आकंठ डूबे हो, तब तुम्हारा अपने वातावरण को लेकर ज्ञान तुम्हें ऐसे अस्त्र शस्त्र प्रस्तुत कर सकता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब तुम बचने के लिए छटपटाते हो, तब तुम्हारा ये प्रकृति का ज्ञान तुम्हारा रक्षक बन जाता है। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। पेड़ों को जानकर हम धैर्य का अर्थ समझते हैं। घास को जानकर हम बने रहने का हट समझ पाते हैं। प्रकृति में हर वस्तु के होने का एक अनूठा कारण होता है। यदि तुम इन सब की विशेषताओं को जानते हो, तो तुम सदैव शत्रु से एक हाथ आगे रहते हो। पसीने की एक बूंद बहुत सा व्यर्थ का रक्तपात बचा सकती है।
कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए मात्र उचित योजना ही आवश्यक नहीं है, उस योजना में संपूर्ण आस्था की भी आवश्यकता होती है। योजना यदि अच्छी है तो उस अभियान को पूरा करने वाले निर्णय भी अच्छे होंगे। इसलिए गुणीजन कह गए, अच्छी योजनाएं असंभव दिखने वाले स्वप्नों को भी जीवंत बना सकती। विजय के लिए जीतने की मात्र इच्छा पर्याप्त नहीं होती, विजय के लिए की गई तैयारियां अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। विजय यूं ही कैसे मिल जाएगी? विजयी तो हर कोई होना चाहता है, किंतु विजयी होने के लिए हर कोई समुचित तैयारियां नहीं करता। जीतने के लिए की गई तैयारियां जीतने की इच्छा शक्ति को और दृढ़ करती हैं। एक बार युद्ध आरंभ हो गया तो जीतने के लिए तैयारियों का समय बीत जाता है। चलते युद्ध में आप युद्ध करेंगे या उसे जीतने के लिए आवश्यक तैयारी? युद्ध के लिए की गई तैयारियों का अंतिम चरण मात्र होता है, जिसका निर्णय उसके लिए की गई तैयारियों द्वारा ही निर्धारित होता है। इसलिए विजय के लिए आवश्यक है विजय के लिए की गई तैयारियां। एक बार जीतने के लिए ढंग से तैयारियां कर ली तो फिर विजय निर्विवाद हो जाती है। युद्धों के निर्णय सैनिकों की संख्या से नहीं निकलते, यदि तुम अपने शत्रु को जानते हो, तुम स्वयं को जानते हो, तो तुम्हें 100 युद्धों के परिणामों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि तुम ना तो स्वयं को जानते हो ना ही अपने शत्रु को, तो तुम्हें विजय के साथ पराजय के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और यदि तुम स्वयं को भी नहीं जानते, शत्रु को भी नहीं जानते, तो तुम्हें हर युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ेगा। तुम्हें समझदारी ज्ञान में नहीं, कल्पनाशीलता में होती है। और आज के युद्ध का भविष्य मैं अपने शिष्य की कल्पना पर छोड़ता हूं। डूबते हुए बेड़े से जीवित कैसे बचकर निकला जाए, किसी चूहे को सिखाना नहीं पड़ता। विजय श्री उन्हीं का वर्ण करती है जो कोई भी मूल्य चुकाने के लिए सदैव तत्पर हो। इसीलिए एक अच्छे योद्धा का आकलन बहुत सरल होता है। उसे किसी भी विपरीत परिस्थिति में छोड़ दो, वो वहां से विजेता बनकर ही लौटेगा। जो मेरा शिष्य करेगा आज। अखंड भारत का निर्माण करना है, कई योजनाएं बनानी है। जल गया ना हाथ? कैसा मूर्ख है तू, इतनी सी साधारण बात भी नहीं समझता। तरकारी का पात्र गर्म है तो किनारे किनारे से खा, अब तो बीच में हाथ डाल देगा तो हाथ तो जलेगा ना मूर्ख। साधु, ऐसी व्यवहारिक शिक्षा पुस्तकों से नहीं, एक मां से ही मिल सकती है। अब समझ आई मुझे मेरी भूल। सीधे पाटलिपुत्र में हाथ डाल दिया। हाथ तो जलना ही था, पहले आसपास परिधि के क्षेत्रों में डालना चाहिए था हाथ। किंतु हम अपनी असफलताओं से सीखेंगे। पहले पाटलिपुत्र के बाहर छोटे छोटे राज्यों को बनाएंगे अपना लक्ष्य, फिर एक चक्रव्यूह बना घेरेंगे उसे, फिर अंत में करेंगे पाटलिपुत्र पर आक्रमण। पहले परिधि, फिर केंद्र।